अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वैस हसन साबर एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलानी डिस्क्लोजर्स। आज की हमारी इस वीडियो में हमारे सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे किसी 9C के मुलज़िम की बेल आफ्टर अरेस्ट यानी कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मूव की जाती है, लगाई जाती है बिफ़ोर दी स्पेशल जज। हर वो केस, हर वो मुकदमा जिसमें एक मुलज़िम से कोई नशा आवर शय बरामद होती है, उसका केस CNSA एक्ट की हदूद में आता है, यानी कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट। हर वो शय जो नशा देती है जब भी किसी मुलज़िम से बरामद होगी तो उसका केस CNSA एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे 9C ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट की बेल मूव की जाती है बिफोर द स्पेशल जज। तो आइए चलते हैं सीधा अपनी बेल की तरफ और आपको बताते हैं कि कैसे 9C के केस में बेल मूव की जाती है और उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, कैसे पिटिशन तैयार की जाती है। तो सबसे पहले आप कोर्ट का नाम लिखेंगे जिस कोर्ट में आप बेल मूव करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप पिटिशनर का नाम लिखेंगे यानी कि मुलज़िम का नाम लिखेंगे, उसकी वल्दियत लिखेंगे और पता लिखेंगे, और जहाँ पे अभी वो कैद है उस जेल का पता नाम लिखेंगे आप। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बताना है कि ये पिटिशनर है, और अगर यहाँ पे ज़्यादा मुलज़मान होंगे तो पिटिशनर्स आ जाएगा वर्सेस द स्टेट, और स्टेट इसमें हमेशा रिस्पोंडेंट होती है। उसके बाद आपने केस FIR नंबर लिखनी है, डेट लिखनी है, जिस सेक्शन ऑफ लॉ के तहत उसको गिरफ़्तार किया गया है, उसके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड की गई है, वो आपने सेक्शन ऑफ लॉ लिखना है। जिस एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है वो एक्ट लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि CNSA। और उसके बाद पुलिस स्टेशन आपने लिखना है कि बनी रावलपिंडी, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है व्हाटसोएवर जो भी है। और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है कि पिटिशन अंडर सेक्शन 491 CRBC फॉर बेल आफ्टर अरेस्ट, यानी कि बाद अज़ गिरफ़्तारी, अब मुलज़िम गिरफ़्तार हो चुका है तो लिहाजा हम उसकी बेल मूव कर रहे हैं। देन आपने रिस्पेक्टफुली शेबल लिखना है, आपने कोर्ट को थोड़ी सी इज़्ज़त देनी है। और उसके बाद आपने अपने ग्राउंड्स लिखने हैं कि किन ग्राउंड्स पे आप पोस्ट अरेस्ट बेल सीख कर रहे हैं, यानी कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं कि जिनकी बिना पर आप ये कह रही हैं कि आप मुलज़िम को छोड़ा जाए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यानी कि 1 by 1 आपने करके लिखनी है। तो सबसे पहले दैट द पिटिशनर हैज़ falsely and maliciously been involved and arrested in the incident case by the local police although the petitioner is quite innocent। नंबर 2 पे आपने लिखना है कि दैट द एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट द पिटिशनर इज़ दैट 1470 ग्राम्स व्हाट्सएवर, जो आपकी अपने FIR अपने सामने लिखनी है, और जो आपकी FIR है उसमें जितने ग्राम्स है आपने अपने हिसाब से इंसर्ट किए जाना है। Alleged has been recovered from the possession of the petitioner at the time of his arrest, although the allegation is false, baseless, and the petitioner has nothing to do with the commission of the alleged offence. That the petitioner seeks post-arrest bail in the above-mentioned case inter alia on the first and strength of following grounds। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थोड़ा सा हिंट देना है, थोड़ा सा खुलासा आपने बताना है अपने FIR के बारे में, और आपने बताना है कि मैं इन ग्राउंड्स पे अपनी जो पोस्ट अरेस्ट बेल है ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी वो सीख कर रहा हूँ। तो ग्राउंड में आपने पहले लिखना है कि दैट द पिटिशनर हैज़ फर्स्टली बीन रोब्ड इन द इंस्टेंट केस बाय द पुलिस ऑफिशियल्स, दैट देयर इज़ नो एविडेंस टू कनेक्ट द पिटिशनर विद द कमीशन ऑफ alleged offence, दैट द पिटिशनर बिहाइंड द बार almost 7 months and trial has not been concluded, दैट द complainant and other witness not appear in trial court, several opportunities given to the prosecution but no win, that the petitioner is behind the bar since his arrest, hence the petitioner entitled for bail, that the investigation of case has been completed and the petitioner is no more required for further investigation by police, that the petitioner has been getting rotten behind the bar for nothing as no progress has yet been made in the petitioner case, that the petitioner is previously non-convict, never ever been involved in such the case prior to the incident one, and undertakes not to jump over the concession of bail if granted, that the petitioner has been behind the bar since his arrest and facing hardships for nothing in jail, that the petitioner is ready to furnish adequate surety to the entire satisfaction of this honorable court, that there is no apprehension of abscondence of petitioner or tampering with the prosecution evidence if the petitioner is released on bail। और उसके बाद आपने अपनी पे लिखनी है, इट इज़ देयरफॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द petitioner may be graciously be allowed bail till final decision of the case। बाद आपने पिटिशनर लिखना है, थ्रू आपने वकील का नाम लिखना है, आप जिस वकील के थ्रू बेल लगा रहे हैं अपने थ्रू लगा रहे हैं तो आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट लिखना है कि आपकी ये पहली बेल है, दूसरी बेल है, ये तीसरी बेल है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि हमने कैसे 9C के केस में किसी मुलज़िम की बेल
मूव करनी है बेल आफ्टर रेस्ट, यानी कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी, गिरफ़्तार होने के बाद अब मुलज़िम जेल में है तो हमने कैसे 9C के केस में ज़मानत लगानी है। तो आज उसका ड्राफ्ट हमने सीखा कि कैसे हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अपने वीडियोज़ के थ्रू जो हमारी ड्राफ्टिंग है उसको भी सीखेंगे और अच्छी ड्राफ्टिंग हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो उसकी भी शुरुआत हमने कर दी है, साइड बाई साइड इसको भी लेके चलेंगे। जितनी भी हमारी ड्राफ्टिंग होती है रिलेटेड टू दी फैमिली केसेस, सिविल केसेस, रेवेन्यू केसेस, हाई कोर्ट में हम जितनी भी रिट्स लगाते हैं, अपील्स लगाते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील हो गई या और अपील्स हो गई, तो जितनी भी ड्राफ्टिंग है सुप्रीम कोर्ट तक इंशाल्लाह हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियोज़ में। जिस भी भाई को कोई भी ड्राफ्ट चाहिए हो तो उसने मुझे बताना है, तो वो इंशाल्लाह मुतल्लिक़ा लॉ को देखते हुए हम इंशाल्लाह ड्राफ्ट तैयार करके आपको देंगे। इस चैनल के थ्रू आपको फ़ायदा होगा। जितनी भी रिव्यू, रिट्स, एप्लीकेशंस, रेप्लिकेशंस, अपील्स और अपील्स की फिर आगे जितनी भी अक़साम हैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साइड बाई साइड और भी चीज़ों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।